हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि आपको मेंस की प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करना है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन फेज़ में थी तब मैं भी इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मुझे किस तरीके से मेंस की प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, किस तरीके से किन किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, क्या सिर्फ जो फ्री सोर्सेज हैं वो हमारे लिए सूटेबल हैं या नहीं, क्या हमें कोई बैच भी परचेज़ करना चाहिए। तो मैं वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने कौन सा बैच लिया था ये भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या मुझे इस बैच से लेने से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो दोनों ही पर्सपेक्टिव से रहेगी। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, उस पर्सपेक्टिव से भी मैं ये वीडियो बनाऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले भी अटैम्प्ट्स दे चुके हैं लेकिन उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाता है, तो उन स्टूडेंट्स को हम रिपीटर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो रिपीटर्स अगर यहाँ पे हैं तो मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन को करा था मेंस के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे भी 2 साल लगे हैं। तो 1 साल जब मैंने करा था तब मेरा कोई मेंस नहीं निकला था, बट जब मैंने दोबारा से शुरुआत करी तो बैक टू बैक मेरे काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। तो मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स को क्लियर करा है पहले मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा निकला था ESIC UDC मेंस का एग्ज़ाम, एंड उसके बाद फिर मेरा आया था IBPS क्लर्क मेंस एंड IBPS PO मेंस, फिर SBI PO मेंस। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो मैंने क्लियर करे हैं। तो इन्हीं सारे एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मैंने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था मैं आपको वो सब की जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। बट मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, जो मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और ऐसी वीडियोस डालने के लिए। एंड अगर आप कुछ सेकंड्स निकाल के अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो वो भी मुझे बहुत खुशी देगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें मेंस की प्रिपरेशन को शुरू कब करना चाहिए। क्या हम जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसी दौरान से हमें प्री और मेंस की एक साथ पढ़ाई कर लेनी चाहिए, या फिर जब प्री का हम एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं उसके बाद हमें मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, या प्री का एग्ज़ाम देने के बाद जब प्री का रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है, जब हमें अच्छे से पता चल जाता है कि अब हम अपने मेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तब हमें मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। ये डाउट आपके मन में ज़रूर होता होगा, और मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मैंने भी कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर दी थी। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया था तब मुझे भी ऐसा लगता था कि पहले मुझे प्री को क्लियर कर लेना चाहिए, पहले मैं अपनी एक सीट प्री में तो क्लियर कर लूँ। जब मेरे प्री में मार्क्स ही नहीं आ पा रहे हैं तो मैं मेंस की तरफ कैसे देख सकती हूँ। तो ये सोच कर मैंने कभी भी मेंस की प्रिपरेशन को शुरू ही नहीं किया था। देखते देखते मेरे SBI PO IBPS PO जैसे एग्ज़ाम क्लियर हुए, उनके प्री एग्ज़ाम क्लियर हुए और फिर मुझे मेंस देने का मौका मिला। जब मुझे अच्छे से पता चल गया कि हाँ अब नेक्स्ट मेंस मेरे लिखने बैठना है, तब मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करी थी। एंड हार्डली मुझे 10 से 15 दिन मिले होंगे मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए और इतने मेजर एग्ज़ाम्स के मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उस वक्त मैंने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन को पहले नहीं करा, और मैं सोचती रही कि पहले मैं प्री क्लियर कर लूँ उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगी। तो ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार ये गलती करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें मेंस की प्रिपरेशन को शुरू कब करना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम कब होना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो सबसे पहले तो आपको प्री का ही सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको एक एक करके प्री के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है। जब आपका प्री का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आपको बार बार उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बेटर ये होता है कि आप डेली बेसिस पे मॉक्स और क्विजेस लगाओ, और साथ ही साथ जितना भी टाइम पीरियड रेस्ट बचता है पूरे दिन का आप उसमें मेंस की प्रिपरेशन करो, मेंस के टॉपिक्स को उठाओ और एक एक करके उन सबको आराम से कंप्लीट करने की कोशिश करो। जब आप एक बार प्री का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेंस का सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको कोई बर्डन जैसा फील नहीं होगा। इवन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अपना प्रिपरेशन राइट टाइम पर शुरू कर रही हूँ। प्री और मेंस की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे होगे तब आपको मार्क्स देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपका मेन फोकस होगा कि आप सिलेबस कंप्लीट करो, और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस मॉक पर जाकर वहाँ के फ्री मेंस के क्विजेस को दे सकते हो और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज।
ठीक है। इस तरीके से मैंने एक बार ठोकर खाने के बाद अपना प्री और मेंस की एक साथ प्रिपरेशन करी थी। तो आपको ये पता चल गया कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कब शुरू करनी है। अगर आप रिपीटर हैं, आपने 2022 के सारे एग्जाम्स दिए थे एंड 1 अप्रैल को आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी नाम नहीं आया है, तब आपको क्या करना है, आपको एकदम बेसिक से सारी चीज़ों को दोबारा से उठाना है। ये नहीं सोचना कि मैंने ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। बेशक आपके टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे, बट आपको उन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है। अगर आप उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज सारे कर लोगे, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, टीआई के जितने भी बेसिक रूल्स हैं, आप उनको रिवाइज कर लोगे, और जितने भी रीजनिंग में बेसिक रूल्स होते हैं, इंग्लिश में जो बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं, आप उन सबको एक बार रिवाइज कर लोगे। आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से रट जाएगी और आपको बेसिक्स पे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। आप एक बार बेसिक्स को ज़रूर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, आपको वो निकालने हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, और मैंने जो सोर्सेज फॉलो करे थे वो थे एक तो पीडीएफ और एक थी वीडियोस। सबसे पहले तो मैंने वीडियोस से कंप्लीट किया था। हर्षल अग्रवाल सर हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते हैं और फिर उनका आंसर क्या हो सकता है, आपको वो भी बहुत अच्छे से देखना है। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर की अच्छे से एनालिसिस खुद से कर लोगे, तब आपको एक अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप प्री का पेपर लिख कर आते हो, प्री का पेपर जब आप लिख कर आ जाते हो, तो आपको खुद से ये एज्यूम नहीं करना है कि आपका पेपर अच्छा गया है या बुरा गया है। ये गलतियाँ काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपने आप से ही एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा तो पेपर बहुत ही बेकार गया है, हमने पेपर अच्छा नहीं दिया है, हमारी शिफ्ट में पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था, तो इसलिए हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी, तो वो मेंस की प्रिपरेशन ही नहीं शुरू करते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा देखते हैं ना, तब आपको खुशी नहीं, आपको दुख ज़्यादा होगा कि मैंने तो मेंस की प्रिपरेशन ही नहीं करी। तो आप एक रैशनल पर्सन की तरह बिहेव करो, ऐसी छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल रिपीट मत करो। अगर आपको मैं अपनी गलतियों से कुछ बता रही हूँ, तो आप वही सेम गलतियों को रिपीट करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और एक ही बारी में इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की कोशिश करो। दूसरों की गलतियों से सीखो और वही गलतियों को रिपीट बिल्कुल भी मत करो। तो मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ यही मैटर नहीं करता है कि आपने कितने नंबर का पेपर बनाया है, काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपका जो पेपर था वो कौन सी शिफ्ट में हुआ था, आपका जो पेपर था वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे अफेक्ट करती हैं जो कि आपके जो मार्क्स या तो बढ़ा सकती है या मार्क्स कम कर सकती है। मेंस की प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप खुद से एक मेंस का मॉक लगाकर देखा करो कि आपसे कुछ क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैंने जब एक बार मेंस का मॉक लगाया था ना, तब मुझे वो मेंस का मॉक देखते ही इतना ज़्यादा डर लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं इसे नहीं कर पाऊँगी। लेकिन शायद उसी डर की वजह से मैंने बहुत मेहनत करी और पढ़ते वक्त मैंने हर एक चीज़ को बहुत डीपली, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि वो डर बैठाना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने मन में। जब हम एक बार मॉक देख लेते हैं, हमें क्वेश्चंस देख के डर लगता है ना, तभी हमें रियलाइज़ होता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर पे स्विच होने से पहले आप खुद एक बार मॉक ज़रूर लगा लेना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज को किस तरीके से फॉलो किया था। देखो, सबसे पहले ना मैंने जो अपनी प्री की तैयारी थी वो पूरी की पूरी यूट्यूब के थ्रू करी थी। यूट्यूब पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्सेज प्रोवाइड हो रहे थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, मैंने मॉक्स ज़रूर परचेज़ करे थे, मैंने मॉक्स लगाए थे, मैं डेली मॉक्स लगाती थी प्री के। तो मुझे लगता है कि अगर प्री की आपको तैयारी करनी है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो प्री की तैयारी तो आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन मेंस के जो है ना, वो ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, तो वो मुझे इतना मेंस से रिलेटेड यूट्यूब पे नहीं मिला था। तो इसलिए ना मैंने एक बैच परचेज़ कर लिया था। मैंने अड्डा 247 का बैच का परचेज़ किया था क्योंकि वो मुझे थोड़ा सस्ता लगा था। तो मैं यहाँ पे किसी बैच को स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि उस बैच को परचेज़ करके मुझे कौन कौन से फ़ायदे हुए और क्या ऐसी चीज़ थी जो मुझे बैच के बगैर भी आराम से मैं कर सकती थी। ठीक है,
तो बैच में जब मैंने पढ़ाई करी थी ना बैच के थ्रू, तो क्योंकि जब मैं पहले यूट्यूब से पढ़ती थी तो कुछ टीचर्स के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था, अड्डा 247 के, तो मैंने उन्हीं टीचर्स से पढ़ा था। देखो बैच में, अड्डा के बैच में मुझे सबसे अच्छे जो टीचर लगे थे वो थे संतोष सर। अगर आपको इंग्लिश कहीं से पढ़नी है ना, एकदम अच्छे से पढ़नी है, तो आप संतोष सर की वीडियो देखो। संतोष सर आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपने अगर उनकी एक बार वीडियो देख ली तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। मुझे अभी भी वो सारे रूल्स याद है, मैंने सिर्फ उन्हीं से ही पढ़ा था। अगेन मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही, बट अगर कोई अच्छे टीचर हैं मार्केट में तो उनको प्रेज़ करना ज़रूर चाहिए। तो इस वजह से मुझे उन्होंने बहुत हेल्प करी, तो इसलिए मैं उनको आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हो, अगेन आपकी मर्ज़ी है आपको देखना है या नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने संतोष सर की वीडियो देखी थी उस बैच के थ्रू, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था उससे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रीजनिंग के लिए क्या करा था। तो रीजनिंग के लिए मैंने सौरभ सर को फॉलो किया। सौरभ सर बहुत सही टीचर है रीजनिंग के लिए। अगर आपको कोई टीचर मैं रिकमेंड करूँगी, मैं तो सौरभ सर को ही रिकमेंड करूँगी। बाकी ऐसा नहीं है कि उनके अलावा और कोई टीचर है ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं वैसे तो रीजनिंग के, बट मैंने उनको फॉलो किया था और मुझे काफ़ी अच्छे जेन्युइन टीचर लगे बहुत ज़्यादा। क्वांट के लिए भी फिर मैंने शांतनु सर को फॉलो किया था। शांतनु सर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का, तो उनको इसलिए मैं फॉलो करती थी, ठीक है। तो अगर आप कोई और टीचर को फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। इस तरीके से मैंने इन टीचर्स को फॉलो करके मैंने उस बैच से ये सब पढ़ा था। अब अगर आप बैच नहीं लेना चाहते, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको वही प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ के जानकारी लेनी है कि किस तरीके से हमें मेंस का पेपर मिलने वाला है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए तो प्रैक्टिस मॉक पे फ्री मेंस के क्विजेज हैं, आप वहाँ से मेंस के क्विजेज डेली देना। आपको अगर आप बैच नहीं ले रहे हो ना, तो आप ये सपोज करो कि आपको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है सोर्सेज को इकट्ठा करने में और उनको पढ़ने में अच्छे से। ऐसा नहीं है आप सिर्फ सोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं एंड फिर आप उन्हें पढ़ नहीं रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप गूगल पे भी डाल दोगे ना कि आपको कौन से क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको काफ़ी सारी पीडीएफ्स निकल के आ जाएंगी। आप उन पीडीएफ्स को निकालो और उन्हें सॉल्व करने बैठ जाओ। अगर आपको दिक्कत आती है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप यूट्यूब के थ्रू पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके क्लियर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक टीचर यूट्यूब पर ही जो सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करवा दे लाइन वाइज, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको अलग अलग टीचर्स को अलग अलग टॉपिक्स के लिए फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी है तो आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हो और हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हो। वो डीआई की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, अर्थमेटिक की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। और सिद्धार्थ सर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करके आप टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप मेंस का पेपर लिखने बैठते हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो होता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग और क्वांट दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ने में, जिनमें हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको धोखा दे देते हैं मेंस के टाइम पे, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट को आप सुबह शाम प्रैक्टिस करते हो बट स्टिल ये आपको ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड नहीं करते हैं मेंस में। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे इंग्लिश से और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस से। सेक्शनल मॉक जो होता है इंग्लिश का, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना। जनरल अवेयरनेस में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप कभी भी 2 से ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो मत करना। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-3 सोर्सेज को फॉलो करते हैं लेकिन उनको कोई आउटपुट नहीं मिलता है उससे। मैं सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करती थी। मैंने जैसा अपने जनरल अवेयरनेस से स्ट्रैटेजी की वीडियो में बताया कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर तो करा ही दिया है। अगर स्टिल आपको लगता है कि कुछ मेन पॉइंट मुझसे रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ये चीज़ें आपसे बोलनी पड़ती है यार। अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो उसको थोड़ा सा प्रेज़ तो करना ही चाहिए ना। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, बट स्टिल मुझे भी थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वीडियो बनाने के लिए। तो बस आप कर दिया करो अगर आपको लगता है हाँ आपकी कुछ हेल्प हुई है या नहीं।